नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे तमाम सारे कार्यक्रमों में हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम मुलाकात कौस्तुभ ऋषि से करवाने जा रहे हैं जो इंदौर के निवासी हैं। इस समय लंदन में रह रहे हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं और इनकी एक और खूबी है कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। कौस्तुभ, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद सुनील जी। कितना मिस कर रहे हो इंदौर और अपने परिवार को? इंदौर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। परिवार इस समय मेरी पत्नी और बेटी भी इंदौर में है, कोरोना वायरस के कारण आ नहीं पा रहे हैं यहाँ वापस। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इंदौर को, और इंदौर आए हुए काफ़ी समय भी हो गया है, ऑलमोस्ट एक वर्ष होने वाला है इंदौर आए हुए। तो इंदौर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अभी इस वक़्त। क्या लग रहा है हम वहाँ के हालातों को देखे यूके के, तो किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? यूके में काफ़ी ज़्यादा केसेज़ हो चुके हैं। विश्व में लगभग चौथे नंबर पर अभी डेथ के नंबर्स को यदि हम देखते हैं तो विश्व में चौथे नंबर पर आ रहा है। लगभग 27,000 साढ़े 27,000 लोग अभी तक कोरोना वायरस के कारण जिनकी डेथ हो चुकी है, और लगभग 3 सवा 3 लाख के आसपास लोग जो है वो ऑलरेडी कोरोना वायरस से इम्पैक्टेड है इस समय, और बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, अभी जस्ट ठीक होकर के वो आए हैं, और जो प्रिंस चार्ल्स, उन्हें भी हुआ था, वो भी रिकवर हुए हैं लकीली। तो इस तरह से कोई भी बड़े से लेकर के छोटे से लेकर के बुजुर्ग तक कोई भी बचा हुआ नहीं है। काफी ज्यादा इम्पैक्टेड है यहाँ पे लोग। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं लंदन के शहर के बीचों बीच नहीं रहता हूँ। मैं लंदन के सबर्ब्स में रहता हूँ। एक्चुअली लंदन से बाहर एक ब्रैकनल टाउन नाम से एक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो लकीली हमारे एरिया में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इस समय कोरोना का। क्या लग रहा है आपको? आपने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी पीड़ित थे, कल रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी इससे पीड़ित हो गए, कई सारे राजनेता इससे पीड़ित हो गए। तो कोरोना के लिए ना छोटा, ना बड़ा, ना अमीर, ना गरीब, ये सब कोरोना से कोई बच नहीं सकता। कोई इसका प्रूफ पहन कर या फुल प्रूफ नहीं है कोई इससे, इसके बचाव के मेरे पास कोई साधन है। उसके बचाव का सबसे बड़ा साधन सोशल डिस्टेंसिंग है और बाकी जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना है। अब यूके में जैसा आपने कहा कि काफ़ी संख्या में विश्व में चौथे स्थान पर है, मेडिकल फैसिलिटी की क्या स्थिति है वहाँ पर? हालांकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज काफी एडवांस्ड मानी जाती है, लेकिन यहाँ की जो मेडिकल एजेंसी है जिसका नाम है एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो एनएचएस संस्था है जो पूरे मेडिकल और हॉस्पिटल्स की देखरेख करती है, तो एनएचएस के ऊपर काफी दबाव है इस समय। अंडर स्टाफ्ड है वो इस समय लोग काफी, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ रही है, एनएचएस पर काफी दबाव है। और एनएचएस की तरफ से जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें बीच बीच में बताया जाता है। डेली प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग हाउस से एक प्रसारण भी देते हैं शाम को 5 बजे, जिसमें वो जनता से बात करते हैं और उन्हें मैसेजेस देते हैं, डेली अपडेट्स देते हैं, जिसमें वो एनएचएस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो वो यही बताते हैं कि यदि छोटी मोटी चीजें आपको हो रही है तो मत परेशान होइए, आप एनएचएस आने के लिए हॉस्पिटल्स में वो आने को मना कर रहे हैं। वो फोन पे एक उन्होंने हेल्पलाइन दी हुई है जिस पर फोन पे बात करके और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं। दवाई भी वो फोन पर रेकमेंड कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह की स्थिति यूके में है, और हमने जो देखा भी है, कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि हॉस्पिटल्स में कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पर संभालना, तो इसमें सच्चाई कितनी है दोस्तों? इतनी बुरी हालत यूके में नहीं है, मे बी अन्य देशों में हो सकती है, लेकिन बॉडीज को संभालना मुश्किल हो रहा है ऐसा तो नहीं है। इनके पास है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत सारे आइस रिंग, जो स्केटिंग रिंग्स होती है, उन्हें भी मोर्ग में कन्वर्ट कर दिया है, मेकशिफ्ट मोर्ग में कन्वर्ट कर दिया है बॉडीज रखने के लिए। और जितना जल्दी हो सके वो लोग बॉडीज को क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको ज्यादा देर तक रख नहीं रहे हैं। और बिना मतलब विद वेरी वेरी स्मॉल गैदरिंग की, बहुत कम से कम लोग इकट्ठे हुए एंड सेरेमनी में, उसमें वो लोग बॉडीज को ग्रेवयार्ड्स में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का चल रहा है अभी अभी सिचुएशन। असहमत इसलिए हूँ कि 8 अप्रैल को मेरे एक परिचित की सेंट्रल लंदन में डेथ हुई और वो ब्लड टेस्ट के लिए गए थे। ब्लड टेस्ट किए तो उनका WBC काउंट कम आया। कम आने के बाद बाकी फर्दर टेस्ट हुए तो जिसमें उनको ल्यूकेमिया से पीड़ित बताया गया। वहाँ पर उनको कीमोथेरेपी के लिए एडमिट किया गया। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के तौर पर ऐसा उनके परिवार वालों ने बताया कि निमोनिया हो गया था हल्का, उसके बाद वो सर्वाइव कर पाए, उनकी डेथ हो गई। 20 तारीख के बाद वो क्रीमेशन कर पाए।
इतनी सारी वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ थी, 4 दिन ईस्टर की छुट्टी थी इसलिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर उनको अ, जहाँ पर क्रीमेट करना था वहाँ पर जगह, वहाँ का अपॉइंटमेंट, फिर कितने लोग जाएँगे ये बात तो सही थी, कितने लोग जाएँगे, क्या होगा? तो ऐसे तमाम सारे विषय थे जिन पर उन लोगों को काम करना पड़ा। पर ये भी एक बड़ा विडंबना है कि सर जो देश एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो लोग काफ़ी अपने आप में सक्षम देश हैं, वहाँ पर ये स्थिति तो कहीं न कहीं ये अंदरूनी कहानी तो बयाँ करती है कुछ तो। जी, दुःख की बात तो है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और एनएचएस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव है। इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अदर डिसीज़ेज़ हैं जिन लोगों को, जिनको हार्ट स्ट्रोक्स है या जैसे आपने बताया आपके परिचित के केस में, जो डायरेक्टली कोरोना से इम्पैक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे केसेस जिन्हें हैं उन पर भी काफ़ी रिस्क या वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस समय क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। आईसीयूज़ में लोग दूसरे जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उन्हें इस समय रखा जा रहा है, तो स्थिति खराब है काफ़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर सब देश की अपनी मजबूरियाँ हैं। लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड वेंटिलेटर्स हैं, लिमिटेड बेड्स हैं। लेकिन हम इस मामले से को देखें तो भारत में हम बहुत खुशनसीब हैं कि यहाँ पर उतना इम्पैक्ट कोरोना वायरस का नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की, आपको सूचना भी देना चाहता हूँ कि इंदौर को लेकर आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में 1500 पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन उसमें से शायद 15 ही वेंटिलेटर पर हैं, बाकी सारे लोग सुधार की तरफ हैं। क्वारंटाइन सेंटर जो 46 बनाए गए थे उसमें से 16 क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग हैं, 30 क्वारंटाइन सेंटर खाली हो चुके हैं। अस्पतालों में भी कमोबेश धीरे-धीरे पेशेंट कम हो रहे हैं और एवरेज में अभी 40 से 50 पेशेंट डेली डिस्चार्ज हो रहे हैं। पॉजिटिव केसेस का नंबर्स भी 30, 35, 40 के आस-पास आकर ठहर गया है। जो पेंडेंसी थी, वो पेंडेंसी क्लियर होने के बाद धीरे-धीरे कमोबेश स्थिति हो रही है। सुधार की संभावना यहाँ पर बन रही है और बड़ा सवाल कौस्तुभ, मैं इतनी सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप वहाँ बैठ के इंदौर की चिंता कर रहे होंगे, अपने परिवार की चिंता कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इंदौर में जैसे 17 मई तक लॉकडाउन नेशनल लेवल पर बढ़ा दिया गया है, इंदौर में तो शायद उसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। पर बाद में जो लोग इससे पीड़ित हैं या जो लोग अफ़ेक्टेड हैं, अगर उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो गई और मॉनिटरिंग हो गई, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे मुकाम पर होंगे। जी, बहरहाल कौस्तुभ, आपके फ़ोटोग्राफ़ी के शौक को लेकर भी मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह से चल रहा है? इस समय काफ़ी कम है लेकिन इस अभी क्योंकि घर में रहने के लिए कहा कहा है गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ यदि आपको अपने डेली ग्रोसरीज लेने के लिए यदि जाना है तो जाइए या फिर एक्सरसाइज के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा और किसी किसी भी चीज़ के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी बालकनी से एक पेड़ है मेरे घर के सामने जहाँ पे काफ़ी तरह-तरह के पक्षी आते हैं और मैंने बर्ड फीडर भी लगाया है वहाँ पे, जिसमें आके बर्ड्स खाते हैं बर्ड फीडर पे। तो इस कारण थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी जब भी ऑफ़िस के काम से कुछ समय मिलता है, तब बालकनी से जाकर के फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता हूँ। लेकिन फ्री समय में जो जो फ़ायदा उठा रहा हूँ इस समय का वो ये है कि मेरे पास इतने वर्षों से जो 15-1 साल से जो फ़ोटोग्राफ़ी करते आ रहा हूँ मैं बर्ड्स की और इनकी, उनके काफ़ी टेराबाइट के फ़ोटोज़ जो प्रोसेस ही नहीं हुए कभी भी वो कंप्यूटर में रखे हुए हैं। तो इस समय उन सबको निकाल करके, देख करके, प्रोसेस करके उन्हें पोस्ट करने का समय मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है इस लॉकडाउन में। कौस्तुभ, जैसा आपने कहा सिरपुर पर भी आपने काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी की है। वहाँ पर भी बर्ड्स फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर कई बार जो साइबेरियन पक्षी है वहाँ पर आते रहते हैं। उस दौरान भी फ़ोटोग्राफ़ी करने का मौका मिला आपको कभी वहाँ? हाँ, सिरपुर में मैं काफ़ी काफ़ी समय तक फ़ोटोग्राफ़ी करता रहा। इनफैक्ट अभी भी जभी भी इंदौर आता हूँ तब समय मिलता है तब सिरपुर ज़रूर जाता हूँ। और सिरपुर एक मेरी मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। अभी वहीं से हुई है बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी की तो अ, वहाँ पे मेरे पास लगभग 130-140 प्रजातियों के पक्षी जो सिरपुर पर आते हैं 180-190 के आसपास उसमें से 130-140 के लगभग फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास है सिरपुर तालाब के पक्षियों के। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मैं जानना चाह रहा था, अभी आपने कहा कि आप वर्कआउट के लिए जा सकते हैं, आप ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकल सकते हैं। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़ेशन ये सब चीज़ें वहाँ पर कंपल्सरी है अगर बाहर निकलते हैं तो? कंपल्सरी तो नहीं है पर लोग उसका पालन कर रहे हैं। काफ़ी लोग मास्क का तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं। ग्लव्स वगैरह का इतना पालन नहीं है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन इंडिया जितनी घनी नहीं है। तो वैसे भी अगर आप रोड पे चलते हैं तो भी अगर आप रोड के इस तरफ चल रहे हैं तो सामने वाला आने वाला व्यक्ति रोड के उस तरफ चलेगा। वो अपने आप लोग इतने समझदार होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं।
फिर ग्रोसरी स्टोर्स में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे एक वेट्रोस नाम से काफी बड़ा सुपर स्टोर है जहाँ पे सब तरह की ग्रोसरीज मिल जाती है। तो वहां पे भी एक समय में वो लोग 3 या 4 या 5 लोगों को मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं। उसके लिए भी लाइन में लगने के लिए 6-6 फीट का डिस्टेंस वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो वेटिंग में है, जो लोग अंदर जाने के लिए। और अंदर भी ऐसे इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं कि आप चीजों को हाथ ना लगाएं, जिनकी आपको जरूरत है उसे उठा के अपनी ट्रॉली में रखें। और जीरो टच बिलिंग काउंटर्स है यहाँ पे, जिसमें कोई भी काउंटर पर नहीं, मतलब वो एनकरेज नहीं करते कि आप काउंटर से बिल करो। वो मशीन्स जो पॉस चेकआउट पॉइंट्स लगे रहते हैं, वहां पे आप अपने खुद के स्कैन करके वहीं पे पेमेंट करके अपना जीरो टच में बाहर जा सकते हैं। इस तरह से उन लोग, और वो ट्रॉलीज वगैरह भी सैनिटाइज करके आपको देते हैं। तो काफी काफी यहाँ पे पालन किया जा रहा है उस चीज का। आपने कहा 6 फीट का डिस्टेंस, अभी हम जो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी हुई है, वो 1 मीटर यानी कि लगभग 3.5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जी नॉर्म्स जी। में कुछ फर्क और यहाँ में ऐसा लगता है। नहीं, 6 फीट का इन लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली जो 6-6 फीट की लाइनें बना के रखी है, जिसमें इतना डिस्टेंस उन लोगों ने रखा हुआ है मेंटेन करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं वो लोग, अनलेस इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ जो जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, जैसे एनएचएस हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गई, या डिलीवरी हो गया, या फिर जिन लोगों को काम पे जाना ही है जो जरूरी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड है काम से बाहर जाना। अदरवाइज बाकी सब लोगों को घर में रहने के लिए ही वो लोग एनकरेज कर रहे हैं। फिर भी पिछले हफ्ते, अभी जब ईस्टर और गुड फ्राइडे की छुट्टियां थी, उस वक्त एक पार्क है, हाइड पार्क, जो काफी फेमस है, बकिंगम पैलेस के पास में है। वहां पे बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सनी था, वाम था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरे पूरे साल भर के 365 दिनों में आप समझिए 120-130 दिन बड़ी मुश्किल से धूप धूप मिलती है। तो जब धूप मिलती है तब लोग बाहर जाने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो उस समय काफी लोग वो पार्क में गए, उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। इवन कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स भी पोस्ट किए गए जिसमें लोगों को वहां दिखाया। फिर जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने वहां पे जाके खाली कराया वो पार्क, लोगों को घर में भेजा। तो गैर जिम्मेदार लोग तो यहाँ पे भी हैं जो गवर्नमेंट की गाइडेंस नहीं मानते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है कंपेरेटिवली। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गैर जिम्मेदार लोग यहाँ पर भी हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते और उनको सख्ती के साथ घर भेजा जाता है। इससे मैं सोचता था कि इंदौर में ही ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन या थाली बजाने को लेकर राजवाड़ा पहुंच सकते हैं, या दीपक जलाने को लेकर कॉलोनी में घूम सकते हैं। ये सिर्फ इंदौर की नहीं, ये विश्वव्यापी समस्या है। कौस्तुभ ने इस बात को स्वीकारा, यूएस में कुछ लोगों से बात की, उन्होंने इसको स्वीकारा, जर्मनी में ईशा और वैभव से बात की, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। तो इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। विश्व में इस प्रजाति के लोग सबदूर पाए जाते हैं। बहरहाल तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन का पीरियड जल्दी खत्म हो और कोरोना वायरस से इस विश्व को मुक्ति मिले और आप जल्दी से जल्दी इंदौर लौट कर आएं और इंदौर में अपने परिवार और दोस्तों से मिले। इंदौर के खाने पीने के जो बहुत सारे स्थान है जिसकी आपकी इच्छा 1 साल से लगी हुई है, वहां पर भी आप जाएं और अपने आप का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।